हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग लेकर आए हैं अगस्त और सितंबर माह के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अगस्त और सितंबर माह के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो कि आपके आगे आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कोरोना महामारी से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन सा ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संजीवनी ऐप। आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी को भी देख लेते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। इसमें कोरोना से बचाव संबंधित सारी सुविधाएं जो हैं इसके अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई है। संजीवनी ऐप लॉन्च से नज़दीकी जांच केंद्र, कोविड सेंटर, आइसोलेशन में बेड की उपलब्धता, नियंत्रण कक्ष का नंबर और कोरोना सुरक्षा उपायों की जानकारी ऐप के माध्यम से ली जा सकेगी। कोरोना जांच के लिए ऐप से ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, यानी कि अगर आपके पास ऐप है तो आप कोरोना जांच के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है इस संजीवनी ऐप को, ठीक है। यह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखें, स्कॉच पुरस्कार। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय। 66वें स्कॉच अवार्ड के लिए देश भर के लगभग 100 से अधिक सरकारी प्रतिष्ठानों और योजनाओं ने भाग लिया था, जिसमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को जो है गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय का अपना एक मीडिया सेंटर है जिसके माध्यम से किसानों, ग्रामीण युवाओं, महिलाओं तक जो है कृषि, स्वरोजगार, प्रशिक्षण इत्यादि का प्रसार डिजिटल माध्यम से किया जाता है। किसानों में वैज्ञानिक खेती की समझ विकसित करने के लिए कृषि आधारित फिल्मों का भी निर्माण यहाँ पर चलता रहता है और इन फिल्मों को किसान ज्ञान रथ और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना यह कौन सा स्कॉच पुरस्कार था? तो यह 66वां था। और किसे सम्मानित किया गया है? तो वह सम्मानित किया गया है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। और यह सबौर कहाँ पर है? तो यह भागलपुर में अवस्थित है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी से संबंधित मेडिकल बुलेटिन जारी करने वाला अस्पताल कौन बन गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पीएमसीएच पटना। बिहार की राजधानी पटना के पीएमसीएच में पहली बार भर्ती मरीजों के लिए मेडिकल बुलेटिन जो है वह जारी होगा, जहां इसमें उसके परिजनों को पल पल के हाल का ब्यौरा जो है इसके अंतर्गत बताया जाएगा। यह व्यवस्था फिलहाल कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए ही लागू होगी। यही नहीं, कोविड वार्ड के लिए ऐसे नंबर भी जारी किए जाएंगे जिसके माध्यम से परिजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने परिजनों से सीधी बात कर सकेंगे। तो महत्वपूर्ण पहल है यह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डाक विभाग के द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित के लिए कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विजयी भव। विजयी भव नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें आइसोलेशन सेंटर और होम क्वारंटाइन में रह रहे व्यक्तियों और कोविड-19 से सफलतापूर्वक स्वस्थ हुए व्यक्तियों को ग्रुप का सदस्य बनाया गया है। इस ग्रुप में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सभी क्वारंटाइन व्यक्तियों से प्रत्येक दिन बात की जाती है। ग्रुप में टेक्स्ट मैसेज और मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से उनका हौसला और मनोबल को बढ़ाया जाता है। तो डाक विभाग के द्वारा यह व्हाट्सएप ग्रुप जो है वह बनाया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, राजगीर में अवस्थित किस वन का 29 करोड़ 75 लाख की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वेणु वन। राजगीर में 29 करोड़ की लागत से 21.63 एकड़ क्षेत्र में भगवान बुद्ध के प्रिय प्रवास स्थल वेणु वन के विस्तारीकरण, जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण का अंतिम चरण में इसका कार्य चल रहा है। वेणु वन में लगभग 40 प्रजातियों के 6000 बांस के पौधे लगाने की तैयारी है। ये पौधे विभिन्न राज्यों से मंगाए गए हैं, ठीक है।
ये वेनु जो है, वेनु का मतलब ही होता है बांस का वृक्ष। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वेनु का मतलब होता है यह बांस के वृक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, रामायण विश्व महाकोश ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के संपादक मंडल में बिहार के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर साकेत सहाय। अयोध्यापति श्री राम एवं रामायण की दुनिया भर में मौजूद दस्तावेजों को संकलित कर एक रामायण महाविश्वकोश यानी कि ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण बनाया जा रहा है। इसके संपादक मंडल में जो है छपरा के सदर प्रखंड के टाड़ी गांव निवासी डॉक्टर साकेत सहाय को भी शामिल किया गया है। संपादक मंडल में पद्मश्री नरेंद्र कोहली समेत 11 लोग शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि बिहार से किसे शामिल किया गया है, तो वह किया गया है डॉक्टर साकेत सहाय को। ठीक है, इसमें कुल 11 लोग को शामिल किया गया है और यह कहाँ के निवासी हैं? तो यह छपरा के निवासी हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सियासत में सदास्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विजय कुमार चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखित पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है। ठीक है, यह पुस्तक बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में असेंबली की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का वर्णन किया गया है, जिसमें छठे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन भारत क्षेत्र के अन्य लोगों के सफल समापन भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों और विकास में बिहार में नीतीश कुमार सरकार के द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों का उल्लेख किया गया है। तो यह किताब का आप लोग नाम याद रखेंगे कि सियासत में सदास्यता। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो यह है विजय कुमार चौधरी। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या मौजूद है? तो इसमें जो है जितने भी कल्याणकारी उपाय जो हैं नीतीश सरकार के द्वारा किए गए हैं उसका इसमें उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार सदन की कार्यवाही विधानमंडल के बाहर कहां पर आयोजित की गई? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे ज्ञान भवन पटना। बिहार के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब विधानसभा का सत्र पटना में ही चलेगा, लेकिन वो विधानमंडल की बिल्डिंग में नहीं हुआ। कोरोना काल के चलते बिहार सरकार ने इस बार का मानसून सत्र पटना के ज्ञान भवन में कराने का फैसला लिया था। दरअसल ज्ञान भवन सम्राट अशोक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का एक हिस्सा है, जिसमें 5000 लोगों के बैठने की जगह है। इसी का एक हिस्सा है ज्ञान भवन, जिसमें करीब 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ज्ञान भवन में ऑडिटोरियम, बहुउद्देशीय हॉल भी मौजूद है। फिलहाल ज्ञान भवन एक ऐसी जगह है जो विधानसभा और विधान परिषद का सत्र चलाने के लिए मुफीद है। मतलब कि यहाँ पर इतनी जगह मौजूद है जिसमें कि विधानसभा का सत्र चलाया जा सकता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज्ञान भवन पटना में जो है पहली बार विधानमंडल के बाहर सदन की कार्रवाई संचालित की गई। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार सरकार के किस योजना को G20 देशों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हर घर नल का जल निश्चय योजना। बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। जो G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। बिहार की ओर से इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट जो है वह भारत सरकार को भेज दिया गया है। गौरतलब हो कि G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह जो योजना है इसका प्रस्तुतिकरण कहाँ पे किया जा रहा है? तो G20 देशों के सम्मेलन में। और यह G20 देशों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो यह सऊदी अरब में किया जा रहा है और सऊदी अरब के रियाद में। तो महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे 2-3 प्रश्न बन जा रहे हैं कि G20 देशों का सम्मेलन कहाँ पर अभी हाल ही में होगा? तो वह होगा सऊदी अरबिया। ठीक है, और उसकी राजधानी रियाद में।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, स्मार्ट इंडियन हैकाथन प्रतियोगिता में बिहार के किस संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे MIT मुजफ्फरपुर। MIT मुजफ्फरपुर की टीम ने हार्डवेयर के बाद इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथन का सॉफ्टवेयर एडिशन भी अपने नाम कर लिया है। 1 से 3 अगस्त तक दिल्ली में ऑनलाइन आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथन के सॉफ्टवेयर एडिशन में कॉलेज के रेनबो 6 टीम प्रतियोगिता में देश भर के 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों को मात देकर अव्वल आई है। कॉलेज की रेनबो 6 टीम की ओर से प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस ऑफ बैटरी लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया था। इसे देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को नामित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे चंद्रभूषण प्रसाद। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जाने माने खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र, पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। हर साल अधिकतम 5 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि अधिकतम कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो वह है 5 खिलाड़ी। यह पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? तो 1985 में। ठीक है, और यह किसके लिए दिया जाता है? तो खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली किसान ट्रेन बिहार के दानापुर से कहाँ तक संचालित किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे देवताली से दानापुर। यह पार्सल ट्रेन देवताली से दानापुर के बीच चलाई गई है। किसान रेल से किसानों के जल्द खराब होने वाले सामान को समय पर पहुंचाया जाएगा। इस तरह के ट्रेन चलाने की घोषणा इसी साल के बजट में की गई थी। यह ट्रेन फिलहाल साप्ताहिक होगी जिसमें 11 पार्सल डब्बे लगाए गए हैं। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो किसान ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? तो वह देवलाली से दानापुर के मध्य चलाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के 25 रेलवे स्टेशनों को निजीकरण करने का फैसला किया गया है। इसमें पूर्व मध्य रेलवे के कितने स्टेशन शामिल हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5। कोरोना संकट के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे निजी क्षेत्र से पूंजी लेने की तैयारी में है। इसके तहत प्रमुख शहरों में खाली पड़ी जमीन पर शॉपिंग मॉल बनाने से लेकर प्रमुख स्टेशनों के निजी हाथों में देने की तैयारी है। फिलहाल देश के 25 प्रमुख स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने की योजना बनाई गई है। इसमें पूर्व मध्य रेल के राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय और सिंगरौली स्टेशन शामिल किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे कितने? टोटल 5। ठीक है, यह 5 जो है पूर्व मध्य रेलवे से लिया गया है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? तो वह है राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय, सिंगरौली स्टेशन इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 9 अगस्त को। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य का हरित आवरण बढ़ाना है। इसे वर्तमान के 15% से बढ़ाकर 17% करना का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भूजल में वृद्धि के लिए करीब 38,000 हेक्टेयर भूमि में चेक डैम व तालाब आदि बनाकर जल संरक्षण की व्यवस्था भी करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले युवा कौन हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अनुराग कुमार। बेगूसराय के अनुराग कुमार को सबसे अच्छा और उपयोगी मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अनुराग ने कैप्शन प्लस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था। इस एप्लीकेशन की खासियत यह है कि सोशल साइट या यूट्यूब पर कौन से पोस्ट या वीडियो, कौन सा कैप्शन और हैशटैग उसके अंदर होना चाहिए, यह खुद ब खुद कैप्शन और हैशटैग लगा देता है। ठीक है, इसके लिए अनुराग कुमार को जो है वह आत्मनिर्भर पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
तो यह अनुराग कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? तो बेगूसराय के, ठीक है। और इसे किस ऐप के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो वह है कैप्शन प्लस। इसे आप लोग याद रखिएगा, कैप्शन प्लस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी दिवस के अवसर पर कितने पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 3.47 करोड़। बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर रविवार को राज्य में बड़े स्तर पर सभी जगहों पर पौधारोपण किया गया। बिहार के हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर 17% तक ले जाने का लक्ष्य को सरकार ने तय किया हुआ है। बिहार पृथ्वी दिवस यानी कि 9 अगस्त को 2.5 करोड़ पौधारोपण कराए जाएंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक सिंह ने आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा बताया है। इस अभियान के तहत 3.47 करोड़ पौधारोपण हो गए हैं अब तक, ठीक है। तो इसमें इसे आप लोग याद रखिएगा कि पृथ्वी दिवस के अवसर पर कितने पौधे लगाए गए, तो वह लगाए गए हैं 3.47 करोड़। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार में विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता के कतार को मैनेज करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बूथ ऐप। चुनाव आयोग के मुताबिक इस ऐप का उपयोग सरल और सुविधाजनक है। इस ऐप के जरिए मतदाता अपने टोकन नंबर के हिसाब से अपने क्रम आने पर सुविधापूर्वक मतदान कर सकता है। साथ ही मतदान कर्मियों को इस ऐप से काम करने में काफ़ी सहूलियत होती है। इस ऐप के जरिए मतदान के दिन मतदान केंद्रों में मतदान प्रतिशत की जानकारी रियल टाइम में मिल जाती है। इससे यह भी आसानी से पता चलता है कि कितने पुरुष और कितनी महिला मतदाताओं ने वोट डाला है। तो आप लोग इस ऐप का नाम याद रखिएगा, बूथ ऐप। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, शहीद हुए पटना के 7 स्वतंत्रता सेनानियों का शहादत दिवस 1942 में आज़ादी की लड़ाई में कब मनाया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 11 अगस्त, यानी कि 11 अगस्त 1942 में जो है 7 स्वतंत्रता सेनानियों का शहादत हुआ था, ठीक है। और 11 अगस्त को उसी के याद में जो है वह शहादत दिवस जो है मनाया जाता है। शहीद दिवस के अवसर पर 11 अगस्त 1942 को 7 अमर शहीद यानी कौन कौन? उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति प्रसाद, देवी प्रसाद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह की दी गई कुर्बानियों को याद किया गया और उन्हें सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कब? तो वह 11 अगस्त को। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में रानीगंज वृक्ष वाटिका नामक चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अररिया। अररिया में जो है वह रानीगंज वृक्ष वाटिका नामक चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है। जिले के रानीगंज प्रखंड के हसनपुर बालू धीमा के नाम से जाने जाने वाले वन क्षेत्र को वृक्ष वाटिका के रूप में विकसित किया गया है। यह स्थल बिहार सरकार का एक अधिसूचित वन भूमि है। यह वृक्ष वाटिका 289 एकड़ में फैला हुआ है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, रानीगंज वृक्ष वाटिका नामक चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है अररिया में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के किस जवान को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विनय प्रसाद। सीमा सुरक्षा बल की 19वीं बटालियन के अंतर्गत भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को उनकी विलक्षण युद्ध कौशल, कुशल नेतृत्व और अनुकरणीय वीरता के लिए मरणोपरांत वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। 15 जनवरी 2000 को विनय प्रसाद ने भारत पाकिस्तान सीमा पर न केवल दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम किया था, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसी दौरान राष्ट्र रक्षा में सर्वोच्च बलिदान उनके द्वारा दिया गया। उन्होंने अपने अदम्य साहस और सूझबूझ से इस मौके पर मौजूद जवानों की प्राण रक्षा में अतुलनीय योगदान दिया था, जिसके लिए विनय प्रसाद को जो है वह मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया। तो इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, विनय प्रसाद। अगला प्रश्न,
केंद्र सरकार के द्वारा अगले 5 साल में देश में 200 नगर वन विकसित करने की योजना है। इसमें बिहार से किस जिले को शामिल किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर तथा गोपालगंज। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को यह विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्र सरकार ने शहरों में फिर से जंगल विकसित करने की एक नई पहल शुरू की है। शहरी वन योजना के तहत इनका विकास किया जाएगा। इसके तहत अगले 5 सालों में देश भर में 200 नगर वन विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, प्लाज्मा दान करने वाले लोगों को राज्य सरकार के द्वारा कितनी पुरस्कार राशि दी जा रही है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5000। बिहार में कोरोना संक्रमितों के इलाज को लेकर प्लाज्मा दान करने वाले दाता यानी कि डोनर को राज्य सरकार 5000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है। यह राशि वैसे प्लाज्मा डोनर को दिया जाएगा जो स्वेच्छा से अपना प्लाज्मा लोकहित में कोरोना पीड़ित को दान करने के लिए सामने आएंगे। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी अति गंभीर कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए की जाती है। इस थेरेपी के तहत पूर्व में संक्रमित होकर स्वस्थ हो चुके मरीज द्वारा दिए गए रक्त से प्लाज्मा को अति गंभीर मरीजों के शरीर में चढ़ाया जाता है। इससे मरीज के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो कोरोना संक्रमण समाप्त करने में सहायक होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, तो वह है 5000 रुपये। अगला प्रश्न, कृषि आधारित उद्योग के लिए राज्य में कृषि निवेश करने वाले उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 15 से 30%। राज्य में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार 15 से 30% कैपिटल सब्सिडी देगी। अनुदान की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए तक निर्धारित की गई है। कृषि आधारित 7 सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए यह सुविधा दी जाएगी। इसमें जो है मखाना, फल सब्जी, चाय, मक्का, शहद, बीज और औषधीय व सुगंधित पौधों के उत्पादन के साथ इसके प्रोसेसिंग उद्योग शामिल हैं। तो इसमें आप लोगों को यह याद रखना है कि यह किस किस कृषि आधारित उद्योग के लिए दिया जाएगा, तो वह दिया जाएगा मखाना, फल सब्जी, चाय, मक्का, शहद, बीज और औषधीय व सुगंधित पौधों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिहार विधानसभा का विधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजकुमार सिंह। बिहार सरकार ने राजकुमार सिंह को बिहार विधानसभा का नया सचिव नियुक्त किया है। राजकुमार सिंह दरभंगा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब वह विधानसभा के सचिव होंगे। राज्य सरकार ने उन्हें इस पद पर प्रतिनियुक्त किया है। बता दें कि बिहार विधानसभा में सचिव के पद पर किसी जज की ही नियुक्ति की जाती है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि जो विधानसभा के सचिव का पद है वह किसी जज के लिए ही आरक्षित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए IIT पटना के द्वारा किस कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन सीखने और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में अनुसंधान के लिए IIT पटना के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। दोनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जो AI, ML और NLP के क्षेत्र में उद्योग केंद्रित अनुसंधान को बनाने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार के लिए बिहार के किस जिले का चयन किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। भागलपुर जिले को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत जिले को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कार्यों में प्रतिस्पर्धा एवं सर्वश्रेष्ठ को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है। बमेती के द्वारा संचालित कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण यानी कि आत्मा के तहत
कराए गए कार्यों के आधार पर प्रतिवर्ष राज्य के 38 जिलों में सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाता है। तो आप लोग भागलपुर याद रखेंगे। अगला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पटना को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 105वां। पूर्वी भारत में पटना का 47वां रैंक है, याद रखिएगा। पूर्वी भारत में पटना का 47वां रैंक है, जबकि देश भर में 105वां रैंक पटना को प्राप्त हुआ है। पटना नगर निगम ने वर्ष 2021 में पटना को देश भर में टॉप 50 में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे पहले बिहार की राजधानी पटना का 2019 में देश में 318वां रैंक था और 2018 में 309वां रैंक था। इस बार 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 निकाय हैं, ठीक है। और इस रैंकिंग सूची में पटना सबसे फिसड्डी है, मतलब कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश में जो है टोटल 47 निकाय है, जिसमें कि पटना का स्थान सबसे नीचा है। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि पटना का स्थान कितना है, तो वह 105वां है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीविका सदस्यों के द्वारा एलईडी बल्ब के निर्माण के लिए किस कंपनी का निर्माण किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे के वायर। ग्रामीण महिलाओं की यह कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण को बचाते हुए ग्रीन ऊर्जा की अवधारणा को साकार करेगी। आम लोगों को महंगे बिजली उपकरण खरीदने से बचाने के लिए उनकी फैक्ट्री में होम लाइटिंग सिस्टम का भी उत्पादन होगा, जिसे वे रियायती दरों पर बेचेंगी। खास बात यह है कि यह बल्ब बाजार में प्रचलित अन्य बल्बों से काफ़ी सस्ता और टिकाऊ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हैदर आज़ाद। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे राजद के कद्दावर नेता हैदर आज़ाद को सामाजिक कार्य करने के लिए SGADF यानी कि स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को केंद्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिल का सदस्य बनाया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। किसे बनाया गया है? तो वह बनाया गया है रेशमा प्रसाद को। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से संसद द्वारा पारित एक्ट के अंतर्गत हुआ है। परिषद की सदस्यता में देश भर से 9 लोगों का चयन किया गया है। इसमें पटना की समाज सेवी रेशमा प्रसाद को स्थान दिया गया है। रेशमा जो है वह पिछले 8 साल से ट्रांसजेंडर मुद्दों पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को अधिकार दिलाने और बिहार में किन्नर महोत्सव कराने का श्रेय जो है वह रेशमा को ही जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसे आप लोग याद रखिएगा, रेशमा प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई पर बिहार सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 90%। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु 90% राशि तथा अन्य किसान हेतु 10% राशि का प्रावधान कार्य योजना में आरक्षित है। इसके अतिरिक्त कुल योजना राशि का 16% अनुसूचित जाति पर तथा 1% अनुसूचित जनजाति पर व्यय किया जाएगा। इस प्रस्तावित योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति हेतु गत वर्ष दिए जाने वाले 75% अनुदान से बढ़ाकर इसे 90% अनुदान कर दिया गया है। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के अंतर्गत अनुदान में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, पिछले वर्ष कितना था? तो वह था 75%, जिसे कि अब बढ़ाकर 90% कर दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में पंडित राजकुमार शुक्ल की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 145वीं। चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता और सत्याग्रह के लिए जमीन तैयार करने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल का चंपारण सत्याग्रह में अहम योगदान रहा। पंडित शुक्ल का जन्म 23 अगस्त 1875 को बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया जिले के चंदपटिया के सतवड़िया गांव के कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
तो आप लोग याद रखेंगे कि हाल ही में पंडित कुमार शुक्ल की कौन सी जयंती मनाई गई, तो वह मनाई गई 145वीं। अगला प्रश्न, बिहार का पहला फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर बिहार के किस जिले में बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सुपौल। CPWD-RS पुणे के आधार पर वीरपुर में बनने वाला यह भारत का दूसरा और विश्व का 5वां रिसर्च सेंटर होगा। इसमें रिवर माइक्रोलॉजी से नदी के बहाव की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाएगा। 2008 की कुशहा त्रासदी के बाद यह महसूस किया गया कि कोसी के साथ साथ बिहार की अन्य नदियों के बाढ़ कटाव की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए एक रिसर्च सेंटर बिहार में बनाया जाए। इसी उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के द्वारा विश्व बैंक की सहायता से 108 करोड़ की लागत से रिसर्च सेंटर के रूप में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो बिहार का पहला फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो वह सुपौल का, और यह भारत का दूसरा होगा। यानी कि भारत का दूसरा और बिहार का पहला फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर होगा। अगला प्रश्न, बिहार के सबसे बड़े इको पार्क का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जमुई। 110 एकड़ में फैले इस पार्क में अशोक वाटिका, कार्बन फॉरेस्ट, कैफेटेरिया, इंटरपोर्टेशन सेंटर, चिल्ड्रेन पार्क आदि का निर्माण कराया गया है। यह देश का एकमात्र पार्क है जहां कल्प वृक्ष का वन लगाया गया है। इस पार्क में 277 कल्प वृक्ष जो है लगाए गए हैं। पार्क में सैकड़ों तरह के दुर्लभ पौधे भी उपस्थित हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े इको पार्क का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो वह जमुई में किया गया। अगला प्रश्न, बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा पहली बार बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019-20 के लिए चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार बिहार से चुने गए अब तक एकमात्र शिक्षक हैं जिन्हें CBSE द्वारा गणित राष्ट्रीय चयन समिति के द्वारा पहली बार चुना गया है। अभी तक शिक्षकों का चयन क्षेत्रीय कार्यालय CBSE के द्वारा ही किया जाता था। अगला प्रश्न, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विनोद सिन्हा। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त विनोद कुमार सिन्हा को बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। गृह विभाग ने इस पद पर उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जो है वह जारी कर दी है। तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा जो है वह पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और सरकार ने उन्हें राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 के अनुसार बिहार राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 7.76%। बिहार के कुल क्षेत्रफल यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर में जो है वह 7,306 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.76% है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित अफ्रीकी व्यावसायिक वेबसाइट अपॉर्चुनिटी डेस्क ने बिहार के किस व्यक्ति को यंग पर्सन ऑफ द मंच के लिए चुना है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सिद्धांत सारंग जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न, बिहार में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या है 13। बिहार के कुल 13 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है और यह 13 जिले कौन कौन से हैं? तो वह हैं कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया और इसके अलावा जो है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले भी इसमें शामिल हैं और वह हैं औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर और नवादा। अगला प्रश्न, बिहार का पहला रेडिएशन यूनिट व पैक हाउस कहाँ बनाया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहटा, पटना में। इसके तहत रेडियो एक्टिव तकनीक की मदद से फल और सब्जियों जैसी जल्द खराब होने वाली चीज़ों का न केवल जीवन काल बढ़ाया जा सकता है बल्कि इससे उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है। इसी संदर्भ में कृषि उत्पादों के संरक्षण और भंडारण के लिए
बिहार में पहली बार ई रेडिएशन प्रोसेसिंग यूनिट और पैक हाउस का निर्माण पटना में किया जा रहा है। तो ई रेडिएशन यूनिट और पैक हाउस कहाँ बनाया जाएगा? तो वह बनाया जाएगा पटना में। अगला प्रश्न, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश का सबसे युवा राज्य कौन है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। यहाँ 57.2% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है और राज्य में 57.4% पुरुष और 56.9% महिलाओं की उम्र जो है वह 25 से कम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से रोजगार देने में बिहार का देश में क्या स्थान है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे चौथा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को काफ़ी मुश्किल हुई और उन्हें अपने कामकाज वाली जगह से घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। इस हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम के इस योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से राशि खर्च करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पहला। बिहार द्वारा 3,490.16 करोड़ रुपया खर्च किया गया। राज्य के 6 जिलों में 10 लाख से 15 लाख के बीच मानव कार्य दिवस सृजित किए गए। इन 6 जिलों में सबसे अधिक मानव कार्य दिवस जो है वह अररिया जिले में सृजित किया गया था। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो अररिया जिले में। और कुल कितना रुपया खर्च किया गया? तो वह 3,490.16 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा किए गए सर्वे में बिहार के कितने जिले धूम्रपान मुक्त घोषित किए गए हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 10। और यह 10 कौन कौन से हैं? तो वह हैं अरवल, जमुई, जहानाबाद, गया, लखीसराय, मुंगेर, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया और सुपौल। तो याद रखिएगा, इस कुछ प्रश्नों को घुमाकर भी पूछा जा सकता है। कुल 2-3 जिले के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें पूछे जाएंगे इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो आप लोग ये 10 का नाम याद रखिएगा, कौन कौन? अरवल, जमुई, जहानाबाद, गया, लखीसराय, मुंगेर, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया और सुपौल। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यह सभी प्रश्न जो हैं वह वन लाइनर रूप में दिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो वह है सुशांत सिंह राजपूत। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में खनिज का एक भंडार प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रोहतास। यह याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो वह है 30वां। अति महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी सूची में अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान जो है वह है 23वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मंगुराहा, पश्चिम चंपारण में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेमचंद्र पुरस्कार किसे दिया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजमणि मिश्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर दीपक प्रसाद। शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा के द्वारा हाल ही में माय आइडिया एंड विजन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह हैं प्रोफेसर रास बिहारी सिंह। अगला प्रश्न है, नमामि गंगा के तहत बिहार का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। राज्य का पहला जीविका ऑनलाइन बाजार किस जिले में प्रारंभ किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े शिक्षकों के अकाल मृत्यु पर उनके परिजनों को कितनी अनुदान राशि दी जाएगी?
तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 4 लाख। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा बिहार के किस स्टेशन को हरित स्टेशन के लिए सम्मानित किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप लोग याद रखिएगा, आगे की परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना। अगला प्रश्न, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा राजेंद्र सरस्वती नामक किस फसल की नई प्रजाति का विकास किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे धान। यह प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल्स में देख चुके हैं। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व साक्षरता फेडरेशन ने किसे भारत में अपने राजदूत के तौर पर चयनित किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अजीत सिंह, जो कि पटना के रहने वाले हैं। एनसीईआरटी के द्वारा इंस्पायर मानक आइडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वैशाली। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा दीनदयाल शरण स्मृति सम्मान 2020 के लिए किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे प्रभात कुमार धवन। तो ये थे हमारे अगस्त और सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अंतर्गत जो भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छूट गए होंगे उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।